बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा पर कब्ज़े के ख्वाबों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की थी जब 2005 में इसराइली फ़ौज ने गज़ा छोड़कर गज़ा को फ़लस्तीनियों के हवाले किया था। ये कितनी शानदार ज़मीन थी जिसको इसराइल ने छोड़ा। ये तारीख़ी गलती थी जो इसराइल ने की, जिसकी वजह से गज़ा में तशद्दुद के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गज़ा की ज़मीन बड़ी खूबसूरत है जिसका फ्रंट समंदर के सामने है, लिहाजा इस ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये अमरीकी सदर ट्रंप की गज़ा के हवाले से ताज़ा स्टेटमेंट है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि गज़ा की जंग अगले चंद हफ्तों में बंद हो जाएगी। इस हवाले से बातचीत चल रही है, लेकिन नाज़रीन इकराम, गज़ा की जंगबंदी की जो कोशिशें हैं वो अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। इसराइल गज़ा से अपनी फ़ौजें मुस्तकिल निकालने पर तैयार नहीं है, जबकि हमास गज़ा में इसराइली कैदियों को बग़ैर जंग के मुस्तकिल बन के रिहा करने पर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से डेडलॉक है। और अब गज़ा के अंदर सूरत हाल बहुत बदतर हो चुकी है क्योंकि इसराइल के मुसलसल हमले हैं। मसलन आज भी गज़ा के जबालिया और जैतून इलाकों पर इसराइल की शदीद बमबारी देखी गई है, जिसमें बड़ी तादाद में आम शहरी भी निशाना बने हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो फ़लस्तीन के मामलात को देखता था, उस पर अमरीका ने पाबंदियाँ आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से गज़ा में इंसानी हकूक़ की और नस्ल कुशी की रिपोर्ट्स जारी की गई थी, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाबंदियाँ लगाई अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इदारे पर। और आज खबर आई है कि उस इदारे से वाबस्ता 3 जो लोग थे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिसके बाद वो इदारा जवाल का शिकार हो गया है। जबकि इटली के अंदर ये मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो फ़लस्तीन का एक पूरा इदारा था, उसकी जो सरबराह है खातून, उसकी हिमायत की जाए। बहरहाल मग़रिब और यूरोप और अमरीका इंसानी हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन गज़ा में बदतरीन इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपके सामने इसराइली अखबार हेरिटेज की रिपोर्ट रखूँगा। हेरिटेज अखबार लिखता है कि फ़लस्तीन के लोगों के पास एक रास्ता रह गया था, समंदर, जहाँ से वो मछलियाँ पकड़कर अपना पेट पालते थे। अब इसराइली फ़ौज ने समंदर के अंदर भी बाहरी जहाज़ भेज दिए हैं और इसराइल ने फ़लस्तीन के गज़ा शहरियों पर पाबंदियाँ लगाई हैं कि वो समंदर का रुख ना करें, वरना उन्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ सकती है। तो गज़ा में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। गज़ा के अंदर इंसानी इमदाद नहीं है, आटा नहीं है और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौजी जो गज़ा में लड़ रहे हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। आज इसराइली अखबार यदीओत आहरानोत का जो फ्रंट पेज छपा, उस पर यह लिखा गया कि गज़ा की जंग की कीमत अदा की जा रही है और गज़ा में 4 मज़ीद फ़ौजी हलाक हुए हैं। और इसराइली अखबार यदीओत आहरानोत ने लिखा कि गज़ा में लड़ने वाले फ़ौजी तंग आ चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और वो छुट्टियों पर जाना चाहते हैं। उन्हें इजाफी ड्यूटियाँ करना पड़ रही हैं। फ़ौज में कमी का मसला अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़िरके हरीदीम के ज़रिए से पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है गज़ा में लड़ने वाली इसराइली फ़ौज का। एक और इसराइली अखबार है मारिफ, उस पर रिपोर्ट छपती है कि इसराइल के जो टैंक हैं उनको एंटी टैंक मिसाइलों से गज़ा में निशाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट इसराइली अखबार मारिफ में भी छपी और इसराइल हायोम के अंदर भी ये रिपोर्ट छपी, जिसमें कहा गया कि एंटी टैंक मिसाइल से एक टैंक को, इसराइली टैंक को, जो कि मिरकावा टैंक था, उसको टारगेट किया गया। हालांकि दुनिया का बेहतरीन टैंक जो है वो मिरकावा टैंक है इसराइल का, जो हर तरह से लैस होता है प्रोटेक्शन के लिहाज से, लेकिन वो भी इन मिसाइलों का निशाना बन जाता है। और बताया जा रहा है कि इसराइल के पास जो गज़ा में लड़ने के लिए टैंक भेजे गए थे वो अक्सर नाकारा हो चुके हैं और इसी वजह से पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना पड़ रही हैं। और जो टैंक बचे हैं वो भी वहाँ मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस का निशाना बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइली फ़ौज की मुश्किलात हैं। तो गज़ा के अंदर लड़ने वाले जो इसराइली फ़ौजी हैं वो मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस में घिरे हुए हैं। मसलन एक ख़बर देखिए कि इसराइली मीडिया में ये रिपोर्ट्स नशर हो चुकी हैं। अगरचे ये पुरानी कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इस वक्त भी मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मसलन एक ताज़ा इसराइली फ़ौजी ने खुदकुशी की है। इसराइली अखबार हेरिटेज ने लिखा कि इस साल अब तक 6 महीनों में 15 इसराइली फ़ौजी खुदकुशियाँ कर चुके हैं, जबकि पिछले साल इससे ज़्यादा खुदकुशियाँ, इससे कम खुदकुशियाँ हुई थी जो कि इस साल हो चुकी हैं। अब इसराइली फ़ौजी जहनी तनाव और डिप्रेशन का शिकार होते हैं
और वो ट्रॉमा के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो इस हद तक पहुँचते हैं। ये इसराइली मीडिया में कहा गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20,000 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गज़ा की जंग के बाद जहनी मरीज़ बने हैं, यानी वो जहनी तनाव और दबाव में आए हैं और वो हस्पतालों से इलाज करवाते रहे हैं और वो फ़ौज में लड़ने और ड्यूटियां करने से कासिर हो चुके हैं। तो ये वो क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इसराइली फ़ौज मुतालबात कर रही है कि गज़ा की डील और जंगबंदी के हवाले से मामलात जो तय किए जा रहे हैं उनमें जो गज़ा में इसराइली फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। और ये भी दावा इसराइली मीडिया कर रहा है कि मज़ीद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़ौजी अगर फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं तो फिर इससे इसराइली फ़ौज को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बहरहाल गज़ा की जंगबंदी के हवाले से जो मामलात हैं ये नतीजा खेज़ नहीं हुए हैं और अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी अगर वो गज़ा की जंग बंद नहीं करता तब भी उसके लिए मसला है, अगर वो गज़ा की जंग बंद कर देता है तब भी उसके लिए मसला है। तो वो दरमियान में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, इसी वजह से कि उसकी अगर वो जंग बंद कर देता है तो उसकी दो पार्टियां हैं उसकी इत्तेहादी, वो हुकूमत छोड़ देंगी जैसे कि समुतरिश बिन गफ़ीर है, और अगर वो जंग बंद नहीं करता तो उसकी एक और उसकी दो पार्टियां और हैं, शास पार्टी और तोरा यूनाइटेड तोरा जुडिज़म पार्टी, ये हुकूमत छोड़ देंगी क्योंकि अगर जंग बंद नहीं होती है तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए फ़ौज में भर्ती होना लाजमी हो जाएगा। तो इसलिए नेतन्याहू फंसा हुआ है। बहरहाल मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ मज़ीद ताज़ा खबरें रखूँगा। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जो यमन से है कि यमन से इसराइल पर ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं कि हमने इलात के ऊपर, इलात शहर है जुनूब में, उसके ऊपर आने वाले यमन के इस ड्रोन को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया था। लेकिन यमन से मुसलसल इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों के हमले चल रहे हैं और वो रुके नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बात वाज़ेह है कि यमन और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो तेज़ है। और ये बात भी वाज़ेह है कि इसराइल का कोई बाहरी जहाज़ यमन की समंदरी हदूद से गुजर कर इसराइल ना जा सकता है ना आ सकता है। फिर नाज़रीन इकराम एक और ख़बर ये आ रही है कि मिस्र जैसे मुल्क के साथ एक बड़ी जंग का ख़तरा इस वक्त सामने आ रहा है। इज़राइल हायोम की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, इसराइल का मशहूर अखबार है इज़राइल हायोम। उसने एक रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका ने इजिप्ट के हवाले से, मिस्र के हवाले से जो निगरानी थी वो मुअत्तल कर दी है। अमेरिका ने ये ज़मानत और गारंटी दी थी इसराइल को कि मिस्र की मुकम्मल निगरानी होगी, और मिस्र के साथ एक मुआहिदा हुआ था, अमन मुआहिदा, जो मिस्र और इसराइल के दरमियान हुआ था। उस मुआहिदे में यह बात तय हुई थी कि मिस्र अपनी फ़ौजें एक मखसूस हद तक रखेगा। मिस्र अगर अपनी सुरंगें बनाएगा तो उनको भी बताएगा अमेरिका को, मिस्र अपना असलहा बनाएगा, जमा करेगा तो उस हवाले से भी अमेरिका को बताएगा। अब अमेरिका ने मिस्र की जो निगरानी है वो ख़त्म कर दी है और अब मिस्र जो है वो धड़ाधड़ असलहा बना रहा है, जमा कर रहा है और फ़ौज और सुरंगें भी बना रहा है। और मिस्र ने अब चाइना से मदद लेना शुरू कर दी है। जी हाँ, चीन से मिस्र के ताल्लुकात बड़े हैं। रिसेंटली चीन के वज़ीर आज़म ने दौरा किया था मिस्र का, और मिस्र ने HQ-9 चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भी ले लिया है और चीन की टेक्नोलॉजी से मिस्र अपने आप को मुसल्ला कर रहा है। और ये चीन का मिस्र के अंदर आना और मिस्र और चीन के दरमियान ताल्लुकात का बढ़ना ये इसराइल को परेशान कर रहा है और ये इसराइल को खटका लगा हुआ है कि मिस्र इसराइल से लड़ने की तैयारी कर रहा है और किसी न किसी बड़ी जंग में मिस्र इसराइल के साथ जब पंगा लेगा तो फिर तनाव और कशीदगी बढ़ेगी। तो ये बयान और ये रिपोर्ट जो है वो इसराइली अखबार में नशर हुई है और मिस्र के साथ ताल्लुकात पर अमेरिका को कहा गया है कि आप क्यों ज़ोर नहीं दे रहे हैं मिस्र पर कि उनको मजबूर करें कि वो चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करे और पीछे हटे। बहरहाल कुछ मज़ीद खबरें आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर है मेरे पास है, ये लबनान से है। लबनान पर इसराइल की शदीद बमबारी हुई है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि लबनान में हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वो अपनी अर-रिज़वान फोर्स को फिर से तैयार कर रहा है और वो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। इस वजह से हमने वहाँ पर जाकर बमबारी की है। याद रहे, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जब लबनान पर इसराइल की बमबारी ना होती हो। लबनान पर रोज़ाना किसी न किसी अंदाज में इसराइल हमले करता है, कभी ड्रोन स्ट्राइक करता है और टारगेटेड कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह से वाबस्ता लोगों को गाड़ियों में और बिल्डिंग्स में निशाना बनाया जाता है, और कभी मुख्तलिफ इलाकों पर जाकर इसराइली जहाज़ बमबारी कर देते हैं और दावा करते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के असले के ज़खायर तबाह किए हैं। और यहाँ तक कि इसराइली फ़ौजें ज़मीनी तौर पर भी बसा औक़ात वो घुस जाती हैं लबनान में, जनूबी लबनान में, और वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ करती हैं। इसराइल का वज़ीर दिफ़ा है इसराइल का, उसने बयान दिया है कि हम ये बात हिजबुल्लाह को बताना चाहते हैं कि अगर तुम इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से अपनी मिलिट्री
तैयारी करोगे, यानी फ़ौजी अस्करी तैयारी करोगे, मिसाइल बनाओगे, फ़ौज को जमा करोगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कार्रवाई करके निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइल और लबनान के बीच जंगबंदी का मुआहिदा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इसराइल ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की है और मुसलसल लबनान पर इसराइल के हमले देखने को मिल रहे हैं। फिर नाज़रीन इकराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि सिर्फ लबनान पर ही इसराइल के हमले नहीं हैं, बल्कि इसराइल की कार्रवाइयाँ और बमबारी शाम के अंदर भी देखी गई हैं। शाम का सफेदा इलाका जो मैदान जंग बना हुआ है, वहाँ पर इसराइल की बमबारी रिपोर्ट हुई है और इसराइल जो है वो शाम के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाइयों के लिए प्लानिंग भी कर रहा है। अगले व्लॉग में मज़ीद तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी, तो इसलिए आप हमारे तमाम यूट्यूब चैनल को यानी टॉप 5 न्यूज़ को भी फॉलो कर लें, इसको भी फॉलो कर लें, ताज़ा हालात को जिस पर आपने वीडियो देखी है दोनों को फॉलो करेंगे तो आपको तमाम मालूमात मिलेंगी। एक्स अकाउंट, व्हाट्सअप चैनल और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो करें, वहाँ भी आपको मालूमात मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।